गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स में इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ठीक है ना। जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे कॉन्सेप्ट्स इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स क्या होता है। मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स हम समझेंगे। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स. इट इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. The government has set up a separate income tax department for this purpose. Income tax is a very important source of income of the central government, yet a certain portion of it is distributed among the states for their welfare projects. क्या बात बोली गई है? इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? सबसे पहले तो ये बात समझिए कि इनकम टैक्स हमारा एक डायरेक्ट टैक्स होता है। ये किसके द्वारा लगाया जाता है? ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लगाया जाता है। जो भी रेट्स इनकम टैक्स के डिसाइड करती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और ये कलेक्ट भी किसके थ्रू किया जाता है? ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही कलेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक सेपरेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना रखा है कलेक्ट करने के लिए टैक्स को। और इनकम टैक्स जो है वो एक बहुत ज़्यादा, सबसे अगर मैं कहूँ तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मेजर प्रपोर्शन या फिर मेजर पोर्शन जो होता है हमारा, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है इनकम टैक्स से, उसको स्टेट्स में वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट या फिर एलोकेट करती है, देती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है फंक्शंस अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस विच इज अंडर द फिनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंडर फंक्शन करता है? या फिर अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि भाई इनकम टैक्स जो है उसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, तो उसकी रेगुलेटरी बॉडी हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। बात क्लियर? इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड ऑन द प्रीवियस ईयर टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ एन एसएससी एट द रेट्स एप्लीकेबल ड्यूरिंग द करंट ईयर। हर साल जब भी बजट आता है आप देखेंगे कि टैक्स रेट, जो टैक्स की जो दरें होती हैं वो हर साल हमारी रिवाइज होती हैं, चेंज होती हैं। उसी प्रकार तो इनकम टैक्स जो है वो पिछले साल, जो भी पिछले साल में किसी भी एसएससी ने या फिर इंडिविजुअल ने जो भी कमाया उसके ऊपर टैक्स लगाती है। लेकिन किस हिसाब से टैक्स लगाती है? जो भी करंट ईयर में हमारे टैक्स रेट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड किए गए हैं उस रेट से टैक्स लगता है उस पर। These rates are divided into various slabs of income. ये रेट्स हमारे अलग अलग स्लैब्स ऑफ इनकम में डिवाइड होते हैं। जैसे कि 0 से 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख 10% या 5% टैक्स रेट आपने लगा दिया, फिर 5 लाख से अब 15%। मतलब एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक अलग अलग स्लैब्स में डिवाइड होते हैं। फॉर एवरी स्लैब, हर एक स्लैब के लिए, फॉर एवरी स्लैब द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिफरेंट। हर एक स्लैब के लिए जो होता है इनकम टैक्स हमारा डिफरेंट होता है। जैसे जो 0 से 2.5 लाख के दायरे में आते हैं उनके लिए भाई कोई टैक्स नहीं लगता। सालाना जिनके इनकम 0 से 2.5 लाख है उन पे कोई टैक्स नहीं लगता। उससे ऊपर 5%, 10% इस तरीके से हमारा टैक्स लगता है। एज द इनकम स्लैब गोज अप द रेट ऑफ इनकम टैक्स ऑल्सो गोज अप। जैसे जैसे हमारा टैक्स स्लैब बढ़ता है वैसे वैसे हमारा टैक्स जो है रेट जो है वो भी बढ़ता है और हमारा टैक्स जो है वो भी बढ़ता है। एज ए रिजल्ट मोर इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन हायर इनकम, जिसकी वजह से जितनी ज़्यादा किसी की इनकम है उस पर उतना ही इनकम टैक्स जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस वो अलग अलग इंडिविजुअल की इनकम पर अलग अलग टैक्स रेट चार्ज करती है। जितनी ज़्यादा इनकम उतना ही ज़्यादा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स भी हमारा देना पड़ेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहले इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन। किसी भी इंडिविजुअल की, पर्सन की इनकम पर हमारा इनकम टैक्स हमारा लगाया जाता है। इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी पर्सन। हर एक सिटीजन जो इंडिया में रहता है या हमारे देश में रहता है उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन प्रीवियस ईयर इनकम। पिछले साल आपने जितना भी कमाया तो आपकी कमाई पर वो सारा टैक्स पिछले साल की इनकम पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन टोटल टैक्सेबल इनकम। हमारी इनकम टैक्स जो है वो टोटल टैक्सेबल इनकम जितना भी आपका बन रहा है, टोटल टैक्सेबल इनकम सारी डिडक्शंस देने के बाद, आगे हम पढ़ेंगे 80C या जो भी, तो उन सारी डिडक्शंस को माइनस करने के बाद जो भी पैसा आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम बचती है उस पर
आपका टैक्स लगाया जाता है। इनकम टैक्स इज लेविड एट द रेट्स एप्लीकेबल ड्यूरिंग द करेंट ईयर। इनकम टैक्स जो होता है वो लगाया जाता है रेट्स एप्लीकेबल ड्यूरिंग द करंट ईयर। करंट ईयर में जो रेट डिसाइड हुआ उसके हिसाब से हमारा इनकम टैक्स लगता है पिछले साल की इनकम पर। इनकम टैक्स इज लेविड एज पर स्लैब सिस्टम। इनकम टैक्स जो है वो स्लैब सिस्टम के अकॉर्डिंग लगता है। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकम टैक्स की। हमारे इनकम टैक्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं भाई। पहला तो है देखिए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सबसे ज़्यादा जो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है वो हमारा किसके थ्रू जाता है, इनकम टैक्स के थ्रू जाता है। पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज़ लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, but it is allocated among the state government and various union territories on the basis of the recommendations of the Finance Commission. About 75% of the income tax is allocated among the state government and 25% among the union territories based on the receipts and population of the respective states or union territories. Thus, it becomes an important source of revenue for the state governments and union territories. सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। ये लगाया भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही जाता है, लेकिन इसको हम स्टेट गवर्नमेंट में बांटते हैं और अलग अलग हमारी यूनियन टेरिटरीज में बांटते हैं। किसकी रिकमेंडेशंस पर? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस पर। अबाउट 75% जितना भी इनकम टैक्स टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इनकम टैक्स की फॉर्म में, उसका 75% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में बांटा जाता है और 25% यूनियन टेरिटरीज में बांटा जाता है। किस चीज़ के आधार पे? बेस्ड ऑन द रिसिप्ट, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है यूनियन टेरिटरीज की, स्टेट्स की, और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में या फिर हमारे राज्य में वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी वहाँ की पॉपुलेशन है, उस आधार पर वो जो इनकम टैक्स का जो एक मेजर प्रोविजन है वो बांटा जाता है। Thus, it becomes an important source of revenue for the state government and union territory. इस वजह से ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू कंसीडर की जाती है, बल्कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए भी एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हमारा होता है। अब बात करते हैं डिस्पैरिटीज। रिड्यूसिंग डिस्पैरिटी। इनकम टैक्स चार्ज करने का एक और ऑब्जेक्टिव, एक और उद्देश्य ये होता है कि अमीर और गरीब के बीच में गैप को कम किया जा सके। देखिए क्या क्या लिखा है यहां पर, पढ़ते हैं हम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनुंशिएट्स socialist society as its main goal. The government wants to reduce economic disparities, inequalities. Income tax is an important tool in the hand of the government in achieving this goal. It is collected on the principle of capacity to pay. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में बात की गई है। सोशलिस्ट सोसाइटी जहां पर अमीर और गरीब के बीच में बिल्कुल गैप को कम किया जा सके, और यहाँ पर एक तरीके से जो भी इनइक्वालिटी और अमीर और गरीब के बीच में होती है, रिच और पुअर के बीच में होती है, वो कम की जा सके। इनकम टैक्स एक ऐसा जरिया है जो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि किसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। सपोज किसी की इनकम है 50,000, वो साल के 50,000 ही कमाता है, तो उसको इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा किसके मुकाबले, जो साल के 4 से 5 लाख रुपए हमारा कमाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स का एक दूसरे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, तो इनकम टैक्स का दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है डिस्पैरिटीज को अमीर और गरीब के बीच में कम करने को लेकर। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द पर्सन्स हैविंग हाई इनकम्स हैव टू पे मोर इनकम टैक्स, whereas the persons having low income have to pay comparatively less income tax. Thus, it helps the government in reducing disparities and building a socialist society. जिसके पास जितना पैसा उसको उतना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जिसके पास जितना कम पैसा उसको उतना कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जिससे एक जो लक्ष्य है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सोशलिस्ट सोसाइटी को बनाने का, वो हमारा पूरा हो सके। अब बात करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तीसरा जो लक्ष्य है, पहला लक्ष्य हमारा क्या था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, दूसरा डिस्पैरिटीज को कम करना, तीसरा कैपिटल फॉर्मेशन।
There are several tax saving schemes. The SSEs can save income tax or reduce their tax liability by investing their income in the saving schemes incorporated and introduced by the government for the purpose. By investing his funds in these schemes, the SSE saves on one hand and reduces his tax liability on the other. These savings lead to the way towards capital formation in the country. जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी की इनकम पर कोई टैक्स लगाती है, उसके साथ साथ वो कुछ ऐसी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको बताती है कि जहां पर इन्वेस्ट करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सको। देखिए, अगर आप इन स्कीम्स में भी पैसा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो भी गवर्नमेंट की ही है। गवर्नमेंट बस आपसे ये चाहती है कि आप चलिए हमें टैक्स मत दीजिए, लेकिन ऐसी स्कीम्स में पैसा लगा दीजिए जिससे गवर्नमेंट को कुछ बेनिफिट हो। दूसरे हाथ पर गवर्नमेंट कहती है आप डायरेक्टली मेरे को इनकम टैक्स ना देकर इन स्कीम्स में आप अगर इन्वेस्ट करोगे, अपना पैसा निवेश करोगे, तो मैं आपको कुछ छूट दूंगा। गवर्नमेंट एक तरीके से वो क्या करती है कि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली हम लोगों से ही ऐसी स्कीम्स में पैसे इन्वेस्ट करवाती है और उसके बदले में, उसके एवज में हमें एक तरीके से हमारी इनकम टैक्स जो लाइबिलिटी है वो कम करती है, हमें इनकम टैक्स कम देना पड़ता है, हमें डिडक्शन मिल जाती है ना। तो उससे क्या होता है, जो पैसा बचता है उससे ही हमारे देश का विकास होता है, वो कैपिटल फॉर्मेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य भूमिका निभाती है। अब बात आती है प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम एंड इनकम टैक्स। इनकम और इनकम टैक्स को एक प्रोसेस होती है, उसमें हमारे यूजुअली 3 मेजर स्टेप होते हैं। सबसे पहले इनकम का पता लगाना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, इनकम ऑफ एवरी पर्सन। इसमें क्या लिखा है, इनकम ऑफ एवरी पर्सन इज कंप्यूटेड हेडवाइज। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड फॉर कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कितनी है वो पता लगाने के लिए। फर्स्ट, टैक्सेबल इनकम ऑफ एवरी हेड इज कंप्यूटेड। 5 हेड होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। हमारे 5 हेड होते हैं जिससे हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। हर एक हेड की टैक्सेबल इनकम को हमारा कैलकुलेट किया जाता है। फॉर दिस वी नीड 3 इंफॉर्मेशन। 3 जानकारी हमें चाहिए होती है टैक्सेबल इनकम को हर एक हेड की पता लगाने के लिए। टैक्सेबल इनकम्स ऑफ द हेड, हर एक हेड की टैक्सेबल इनकम कितनी है, टैक्स फ्री इनकम कितनी है, डिडक्शंस कितनी दी गई, ये 3 चीज़ें हमारी उसमें बात करते हैं। हर एक हेड की टैक्सेबल इनकम कितनी है, टैक्स फ्री इनकम कितनी है, उसमें ऐसी इनकम कितनी है जिसमें कि कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता, आपको कितनी डिडक्शंस दी गई, ये सारी चीज़ों के बारे में। सेकेंडली, द टैक्सेबल इनकम, जब आप ये तीनों चीज़ें आपके हाथ में हैं, आपके पास ये सारी जानकारी है, तब दूसरा काम आप क्या करते हो, टैक्सेबल इनकम ऑफ ऑल द हेड्स आर एग्रीगेटेड। सारी जितने भी हेड्स हैं उनके टैक्सेबल इनकम को एग्रीगेटेड किया जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है। इसी इनकम को हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और दिस ग्रॉस टोटल इनकम इज अगेन सब्जेक्ट टू वेरियस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये जो ग्रॉस टोटल इनकम आपको मिलती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, इसमें भी कुछ आपको छूट दी जाती है। इनकम डेराइव्ड आफ्टर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 इज टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम। और सेक्शन 80 के एवज के रूप में या बदले सेक्शन 80 में जो डिडक्शंस आप घटाने के बाद जो इनकम आपके हाथ में आती है उसे हम टैक्सेबल इनकम और अपनी टोटल इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे मैंने बताया कि इनकम टैक्स जो है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो एसएससी की टैक्सेबल इनकम पर पिछले साल उसने जितना भी कमाया वो करंट ईयर के टैक्स रेट के हिसाब से इनकम टैक्स उस पर लगाया जाता है। दीज रेट्स आर गिवन इन द फाइनेंस एक्ट विच इज पास्ड ईयर बाय द पार्लियामेंट। ये रेट्स जो हैं वो फाइनेंस एक्ट में आते हैं, जो हर साल बजट में हम देखते हैं कि वो लगातार चेंज होते रहते हैं। The income is divided under the various slabs and there is a different rate of income tax for each slab. As the income slab goes up, the rate of income tax also goes up. ये हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि अलग अलग स्लैब्स के हिसाब से इनकम टैक्स रेट का क्लासिफिकेशन होता है, बंटवारा होता है। जितना जिसके पास जितना पैसा उतना ही उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा और जिसके जितना पैसा कम है उसको कम टैक्स रेट देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं अब टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। द टैक्स कैलकुलेटेड एज फॉलोज।
No tax is calculated if the total taxable income of the assessee is below the maximum tax-free amount prescribed by the Finance Act relevant to that assessment year. कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाता एसएससी की टैक्सेबल इनकम पर अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम आए मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट, मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट अगर बोला 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से किसी की इनकम कम है तो उस पर कोई भी इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना, उस असेसमेंट ईयर में। दूसरा क्या बोला है, इनकम टैक्स ऑन टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द टोटल इनकम रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग द मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट if any is calculated as per the rates prescribed by the Finance Act relevant to the assessment year in the question. assessment year अगर बोला है 21-22 या 22-23 का निकालने के लिए तो 22-23 के ही उसमें रेट्स एप्लीकेबल होंगे इनकम टैक्स के, ना कि 21-22 वाले। अगर 22-23 बोला है तो 22-23 के रेट, 21-22 बोला है तो 21-22 के असेसमेंट ईयर के टैक्स रेट वहाँ पर उस समय क्या है, उस हिसाब से हम टैक्स रेट मतलब जो चार्ज करेंगे लोगों की इनकम पर। If the assessee is entitled to rebate of income tax under section 88E, then the amount of such rebate shall be deducted from the tax liability so ascertained. Resultant amount will be gross tax liability. अगर किसी एसएससी को जिस पर के हम टैक्स रेट चार्ज कर रहे हैं या जिसकी इनकम पर टैक्स लगा रहे हैं, अगर उसको या हम कुछ रिबेट दे रहे हैं किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 88E के अकॉर्डिंग, तो जो भी अमाउंट जो है रिबेट का, छूट का, वो डिडक्ट कर दिया जाएगा उसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी से, और जो भी रिजल्टेंट अमाउंट है वो उसकी क्या कहलाई जाएगी, हमारी ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पर हमारी कहलाई जाएगी, ठीक है ना। इफ द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी इंक्लूड्स एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज ही इज एंटाइटल्ड ऑन रिबेट ऑन इनकम टैक्स एट द एवरेज रेट अंडर सेक्शन 110, the rebate will be calculated and deducted from such total tax liability. अगर इंडिविजुअल की इनकम पर अंडर सेक्शन 110 कोई भी रिबेट या छूट दी जाती है तो वो रिबेट को कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी रिबेट उसकी बनती है और उस रिबेट को टोटल टैक्स लाइबिलिटी में से घटा दिया जाता है। दो सेक्शन जरूरी यहाँ पे हमने पढ़े, रिबेट कौन से सेक्शन में, एक सेक्शन 88E और एक रिबेट सेक्शन 110, दो सेक्शन में हमने पढ़ी कि अगर इन दोनों सेक्शनों में से कोई भी रिबेट किसी इंडिविजुअल को दी जाती है तो वो रिबेट हमारी टोटल टैक्सेबल अमाउंट में से माइनस होगी, तभी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम किसी भी इंडिविजुअल की या फिर एसएससी की हमारी निकलती है। अब फिलिंग द इनकम रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। देखिए हर साल आप लोग भी इनकम टैक्स फॉर्म भरते हो, ठीक है ना, हम भी भरते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रोसीजर है। एवरी एसएससी हुज टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट is liable to file a return of his income along with the receipts of the amount of income tax paid in respect of his returned income. हर एक एसएससी जिसकी टोटल टैक्सेबल इनकम मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट से ज़्यादा है उसको हर साल रिटर्न फाइल करना पड़ता है अलॉन्ग विद द किस चीज़ के साथ में, रिसिप्ट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, जो भी उसने इनकम टैक्स पे किया है उन रिसिप्ट्स के साथ साथ इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज रिटर्न इनकम, जो भी उसने अपनी इनकम फाइल की है, ठीक है, मेरी इतनी इनकम है। The income tax is self-computed by the assessee on his total income as shown in the income return. The last date for filling the return is as follows. इनकम टैक्स जो है वो assessee के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा वो खुद अपनी टोटल इनकम पे कैलकुलेट कर सकता है। जो लास्ट डेट होती है वो अलग अलग होती है। इन केस ऑफ ए कंपनी एसएससी, अगर हम किसी कंपनी पे टैक्स चार्ज कर रहे हैं, in case of company SSE or a person required to have his account audited under the act or any other law, or a working partner of the firm which is required to have its account audited, or a person required to file a return under 1/5 scheme is 31st October of the assessment year. इसको ऐसे समझिए कि अगर आप किसी कंपनी पे टैक्स चार्ज कर रहे हो, अगर कोई बंदा चाहता है कि उसके अकाउंट्स जो है वो बाहर से ऑडिट हो, या कोई भी कंपनी का वर्किंग पार्टनर किसी कंपनी के अकाउंट को ऑडिट कराना चाहता है, तो कंपनी के लिए जो डेट, लास्ट डेट होती है इनकम टैक्स को फाइल करने की, वो हमारी कितनी होती है, 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, 31 अक्टूबर। कॉर्पोरेट के लिए, कंपनीज के लिए,
ऐसे पर्सन्स के लिए जो अपने अकाउंट ऑडिट कराना चाहते हैं बाहर से, कोई भी वर्किंग पार्टनर अगर कंपनी का चाहता है बाहर से अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना, तो वो 31 अक्टूबर लास्ट डेट होती है उनकी केस में टैक्स रेट को फाइल करने की। दूसरे केस में आम जनता हमारे लिए, इन एनी अदर केस 31 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द रिटर्न। और हमारे आम जनता के केस में जो लास्ट डेट होती है वो इनकम टैक्स को फाइल करने की, वो 31 जुलाई हमारी होती है। अब बात आती है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अभी तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम। अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट, एग्रीकल्चर इनकम, देखिए यहाँ पे ये सेक्शन याद रखिएगा, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट, एग्रीकल्चर इनकम इज exempt from income tax. The Constitution of India does not empower the Parliament to impose income tax on the agricultural income. Under Section 10, Clause 1 of the Act, Income Tax Act 1961, एग्रीकल्चरल इनकम, जो भी आप खेती बाड़ी से जो भी पैसा कमाते हो, व्यय कमाते हो, या जो भी आप, व्यय कह रहा हूँ मैं, आप जो भी इनकम आमदनी करते हो, वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से, आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एम्पावर पार्लियामेंट टू इम्पोज इनकम टैक्स ऑन द एग्रीकल्चरल इनकम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने साफ साफ बोल रखा है कि एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई भी टैक्स लगाना नहीं है, और तो बेसिकली इस पे एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इंडिया में जो किसान परिवार हैं वैसे ही वो कर्जे में दबे रहते हैं, बोझ तले दबे रहते हैं। अगर आप उन पर, उनकी इनकम पर टैक्स लगाओगे तो बेचारे खाएंगे क्या, हैं रहेंगे कैसे? तो इस वजह से इस सोच के साथ जो है एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई भी टैक्स हमारा नहीं लगाया जाता है। इनकम टैक्स ऑन agricultural income may be imposed by the state government. एग्रीकल्चरल इनकम पर इनकम टैक्स अगर कभी कभी लगाना हो तो वो किसके द्वारा लगाया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लगाती है। नो स्टेट इन इंडिया, लेकिन अभी तक नो स्टेट इन इंडिया हैज अप टिल नाउ इम्पोज्ड इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, लेकिन किसी भी राज्य ने आज तक एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई भी टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लगाया। Although agricultural income is exempt from income tax, yet from the assessment year 1974-75, net agricultural income is aggregated with the total income. ये बात सत्य है कि एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था, लेकिन अब लोगों ने अलग अलग आय के सोर्स बना लिए। एग्रीकल्चरल इनकम में ही कहते हैं कि भाई ये लाना ले जाना या एग्रीकल्चरल को एक्सटर्नल सप्लाई करना या दूसरी चीज़ों में अलग, वो एग्रीकल्चरल इनकम में ही चार्ज करने लगे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन कर दिया कि भाई एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी होगी और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हमारी कौन सी होगी। और ये काम करना कब शुरू किया गवर्नमेंट ने? ये काम करना हमारा 1974 से 1975, 1974 से 1975 के बीच में काम करना शुरू किया कि ये पता लगाना शुरू किया कि एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी कहलाई जाएगी और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हमारी कौन सी कहलाई जाएगी। डेफिनेशन, अगर हम बात करें डेफिनेशन के, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, अभी हमने कौन सा पढ़ा था एग्रीकल्चरल इनकम में? सेक्शन 10 क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 1A, एनी रेंट or revenue derived from land which is situated in India and is used for agricultural purposes, वो हमारी क्या है? एग्रीकल्चर इनकम है। कोई भी रेंट, कोई भी किराया, कोई भी ऐसा रेवेन्यू जो आपको ज़मीन से मिल रहा है और वो लैंड आपकी इंडिया में है और एग्रीकल्चरल खेती बाड़ी में यूज़ कर रहे हो, तो वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम का हिस्सा है। Any income derived from such land by agriculture, खेती बाड़ी से, the performance by a cultivator or receiver of rent in kind or any such process ordinarily employed by him to render the produce raised
or received by him fit for sale in the market। कोई भी किसान के थ्रू कोई भी खेती बाड़ी जो की जा रही है, या फिर उसको कोई रिसीवर जो है वो रेंट, उसने खेत अपने, ज़्यादातर आजकल क्या चलन चल गया है ना, लोग खेत जो है वो किराए पे दे देते हैं, ठीक है ना, बट्टे पे दे देते हैं। तो जो भी उसके बदले में उसको किराया मिल रहा है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम है, खेती बाड़ी लोग कर रहे हैं लेकिन किराया उसी फॉर्म में आपके पास आ रहा है। और एनी अदर प्रोसेस, और कोई भी प्रोसेस अगर आपने लोगों को रखा और या फिर कोई भी प्रोसेस ऐसी अपनाई जिससे आपको खेती बाड़ी के थ्रू ही पैसा आ रहा है, तो वो सारा का सारा आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में ही आएगा। द सेल बाय ए कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ द प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड बाय हिम in respect of which the only processes are referred to point second। कल्टीवेटर के थ्रू, किसान के थ्रू कोई भी सेल की गई और जो बंदा जिसको रेंट मिल रहा है उसने जो भी रेंट मिलेगा उसको, वो सारा का सारा किस में आएगा, हमारा एग्रीकल्चरल इनकम में आएगा, जैसा कि पॉइंट हम सेकंड में हमने आपको बताया। अब यहां पे देखिए क्या लिखा है, एनी इनकम, any income derived from any building called farmhouse owned or occupied by the receiver of the rent or revenue or by the cultivator or receiver of rent in kind, provided that the building is on or in the immediate vicinity of the land and is used as a dwelling house, storehouse or other outbuilding by the receiver of the rent or revenue by the cultivator or by the receiver or rent in kind। इसका मतलब क्या है, कोई भी इनकम जो आपको फार्म हाउस से प्राप्त हो रही है किसान को, बशर्ते वो फार्म हाउस में आप कैसा काम कर रहे हो, अपनी फसल को रखाव के लिए वेयर हाउस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, रख रखाव के लिए, चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ड्वेलिंग हाउस के तौर पर, तो वो सारी की सारी जो भी इनकम आपको प्राप्त होगी, उससे जनरेट होगी, वो जो इनकम होगी वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम ही कहलाई जाएगी। द लैंड इज ईदर असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया और इज सब्जेक्ट टू ए लोकल रेट असेस्ड एंड कलेक्टेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। लैंड जो है वो हमारे इंडिया में ही होनी चाहिए और लोकल रेट, और इज सब्जेक्ट टू लोकल रेट असेस्ड एंड कलेक्टेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के थ्रू जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं, अगर वो लोकल रेट के हिसाब से ही जो भी आपका लैंड है वो अगर लोकल रेट ही उस पर एप्लीकेबल होंगे। इफ द लैंड इज नॉट सो असेस टू लैंड रेवेन्यू और सब्जेक्ट टू ए लोकल रेट, इट शुड नॉट बी सिचुएटेड विद इन द अर्बन एरियाज। अगर लैंड को असेस नहीं किया गया लैंड रेवेन्यू के तौर पे और सब्जेक्ट टू ए लोकल रेट, इट शुड नॉट बी सिचुएटेड विद इन अर्बन एरियाज, तो वो अर्बन एरियाज में हमारी नहीं होनी चाहिए, गांव के एरियाज में ही होनी चाहिए, तभी वो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाई जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर अगर असेसमेंट देखिए, कभी कभार असेसमेंट नहीं कराया जाता है कुछ लोगों के थ्रू लैंड का, तो उस लैंड का लेकिन फिर उसको एग्रीकल्चरल इनकम तभी माना जाएगा अगर वो आपके गांव में है। आप दिखा दें कि मेरी ज़मीन गांव में है, शहर में नहीं है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, प्रूव करना पड़ेगा आपको। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। अब एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे एग्रीकल्चरल इनकम के, इनकम मस्ट बी डेराइव फ्रॉम लैंड, लैंड से इनकम डेराइव होनी चाहिए। लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, लैंड इंडिया में होनी चाहिए। लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, लैंड जो है वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल हमारी होनी चाहिए। काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, रेंट और रेवेन्यू डेराइव फ्रॉम लैंड, जो ज़मीन से प्राप्त होने वाला आपको रेंट या कोई भी ऐसा रेवेन्यू। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट, ऐसा कोई भी काम, ऐसा इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट, लाने ले जाने का काम, या फिर इस तरीके से कि आपकी जो खेती बाड़ी है, जो गेहूं की फसल है, उसको लाने ले जाकर इस लायक बनाना कि वो मार्केट में बेची जा सके। जो भी उससे इनकम आपको जनरेट हो रही है वो भी हमारी क्या कहलाई जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ द प्रोड्यूस, सेल ऑफ द प्रोड्यूस, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ द प्रोड्यूस, जो भी आपकी गेहूं की फसल है उसको बेचकर जो भी इनकम आएगी वो बेसिकली आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में आएगी। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, फार्म हाउस जो भी आप इनकम फार्म हाउस से आपको जनरेट हो रही है और जो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है, उससे भी जो भी इनकम आएगी वो भी आपकी क्या होगी, हमारी एग्रीकल्चरल इनकम ही होगी। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इन्होंने बता दिया, इनकम अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास, बेम्बूज एंड ट्रीज और प्लांट्स विच हैव ग्रोन साइमल्टेनियसली,
देखिए अब सबसे अच्छा लोगों ने रेवेन्यू जनरेट करने का माध्यम बना लिया है कि वाइल्ड ग्रास, बैम्बूज, ट्रीज और प्लांट्स लगातार ये लोग लगाते हैं ऐसे प्लांट्स जिनसे साइमल्टेनियसली एक तरीके से रिकरिंग नेचर की जो इनकम होती है, इनकम ये प्लांट्स, वाइल्ड ग्रास, बम्बूज ये इसी लगाए जाते हैं जिससे कि इनको बेचकर हर साल कुछ पैसा आप कमा सकें। तो ऐसी ये जो वाइल्ड ग्रास है, बम्बूज हैं, ट्रीज हैं और प्लांट्स हैं जिनसे आपको लगातार इनकम आ रही है, वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आएगी। ठीक है ना। इनकम फ्रॉम मार्केट्स, फेरीज एंड फिशरीज। इनकम फ्रॉम मार्केट्स, फेरीज एंड फिशरीज, बेसिकली जो भी इनकम आपके मार्केट्स, फिशरी वगैरह जो आप करते हो, फिशरीज का जो प्रोडक्शन होता है उस पर भी टैक्स लगता है, ऐसा नहीं है वो एग्रीकल्चरल इनकम का हिस्सा नहीं है वो। ठीक है ना। इनकम फ्रॉम मार्केट्स, फेरीज और फिशरीज ये हमारी एग्रीकल्चरल इनकम का हिस्सा नहीं होता। इनकम इनकम और रॉयल्टी फ्रॉम माइनिंग और स्टोन क्वेरीज, जो पत्थर पुराने जैसे निकलते थे ना, माइनिंग खोद के जो पत्थर निकाले जाते हैं, स्टोन क्वेरीज, नीचे से कोई मंदिर के अवशेष निकल रहे हैं, कुछ पत्थर निकल रहे हैं, तो वो उनसे होने वाली जो इनकम है वो भी एक तरीके से आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आती। इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर ब्रिक मेकिंग। इनकम आप जो भी आपने किसी को लैंड दे दी उस पर ईंटों का भट्टा लगा रखा है, ईंटें बन रही हैं, तो वो जो इनकम है वो एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आएगी, उस पर टैक्स लगेगा आपका। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, आपने वाटर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, किसी को वाटर यानी कि पानी सप्लाई कर रहे हो इरिगेशन पर्पस के लिए, जो भी उससे इनकम होगी वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आएगी। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग लैक, लैक को उगाना, लैक का प्रोडक्शन करना, वो जो पेड़ पे लगते हैं छोटे छोटे, तो वो बेसिकली उससे भी जो भी इनकम होगी वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आएगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें से एमसीक्यू बन सकते हैं। इनकम ऑफ डेयरी फार्म एंड कैटल ब्रीडिंग, डेयरी फार्म वगैरह और जो कैटल ब्रीडिंग है, जो उसके खाने वगैरह पे जो मतलब कैटल ब्रीडिंग वो ब्रीडिंग वगैरह होती है कैटल में, तो उस पे उससे भी जो भी आपको इनकम प्राप्त होती है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। चारा बेचकर भी तो इनकम आपको जनरेट होती है ना, तो वो सारे का सारा वो भी जो चारा जो होता है, जो भी चारा बेच के जो भी आप पैसा कमाते हो वो भी आपके एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आता। इनकम टू द परचेजर ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप अराइजिंग और सेलिंग इट, इनकम टू द परचेजर ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप अराइजिंग ऑन सेलिंग इट। परचेजर ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, अगर किसी ने पूरी की पूरी फसल आपने किसी को बेच दी या फिर कुछ ऐसे पेड़ लगा दिए जिससे आपको रिकरिंग नेचर की इनकम होती है, तो वो स्टैंडिंग क्रॉप नहीं आएगी। और तो बेसिकली वो भी इनकम कैसी होती है, वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। डिविडेंड्स फ्रॉम ए कंपनी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, डिविडेंड कोई ऐसी कंपनी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इंगेज्ड है और आपको डिविडेंड दे रही है, जो भी डिविडेंड आपको प्राप्त होगा, लाभांश प्राप्त होगा, वो भी हमारी एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आएगी। इनकम फ्रॉम बटर एंड चीज मेकिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग, तो वो भी हमारी एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आती। अब यहाँ पे देखिए आगे भी बताया हुआ है, इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम ए टैंक लोकेटेड इन द एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रोड्यूसिंग वाटर फ्रूट इन ए टैंक, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज ए मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फार्म, इनकम फ्रॉम लैंड लेट आउट फॉर स्टोरिंग एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, income from grazing ground used for animals which are not meant for agricultural purposes, grazing ground used for animals which are not meant for agricultural purposes, आपने जानवरों को खड़ा करने के लिए एक जगह बना दी जहाँ पे एनिमल्स को रखा जा रहा है लेकिन उनका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी जो भी इनकम आपको प्राप्त होगी उनको रखने के लिए, वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम ऑफ मनी लेंडर रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कोई भी आप जैसे किसानों को उगाने के लिए पैसा दे देते हैं उधार पर, और जो भी इंटरेस्ट पास होता है साहूकार को, वो भी एक तरीके से इनकम जो है एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आता। कमीशन रिसीव्ड बाय लैंड ओनर ऑन द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ हिज टेनेंट, कमीशन रिसीव्ड बाय लैंड ओनर, किसी की फसल बिकवाने पे जो कमीशन आपको मिल रही है वो भी आपका जो है एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आता। कमीशन फॉर रिक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर मिलिट्री यूज़, लैंड को मिलिट्री इस्तेमाल में देने के अवज में जो बदले में जो आपको कमीशन मिल रही है वो भी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आता। इनकम फ्रॉम फिशरीज, ये हम बात कर चुके हैं, फिशरीज से भी जो इनकम होती है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आता। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रिसीव्ड इन कंसिडरेशन ऑफ वाटर सप्लाई टू एग्रीकल्चरल लैंड, इनकम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेच के इन कंसिडरेशन ऑफ वाटर सप्लाई टू एग्रीकल्चरल लैंड,
जो भी इनकम आपको मिल रही है किस चीज़ के बदले में, वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए वाटर सप्लाई देने के बदले में, वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आती। इनकम ऑफ सॉल्ट produced by flooding the agricultural land with sea water as the land has not been used for agricultural purposes। जो फ्लड जब आ जाता है या कहीं भी जो भी वर्षा वगैरह होती है उसके बाद सी, जो समुद्र के पानी से जो नमक जमा हो जाता है ज़मीन पर, उससे बेचकर जो भी पैसा आप कमाते हो वो भी एग्रीकल्चरल हमारी इनकम में नहीं आता। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगर केन प्रोड्यूस्ड बाय द एसएसी। जो गुड आप प्राप्त करते हो, बेसिकली इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगर प्रोड्यूस बाय द एसएससी, वो भी हमारे एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आता, क्योंकि गुड प्रोसेस किया जाता है उसके बाद उसको कॉमर्शियली बेचा जाता है, तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम का हमारा हिस्सा नहीं है। देन उसके बाद इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग और रनिंग नर्सरीज इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम। नर्सरीज, प्लांट पौधों के लिए जो नर्सरी खोली जाती है उससे जो इनकम प्राप्त होती है वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में हमारी नहीं आती। Sale of eucalyptus oil extracted by the SSC from the leaves of eucalyptus trees grown by it would not be an agricultural income। जो भी यूकेलिप्टिस का तेल वगैरह निकाला जाता है उससे जो कमाई होती है वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आती। देन उसके बाद इनकम फ्रॉम फार्म हाउस विच इज यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेज इंक्लूडिंग लेटिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पस और फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। फार्म हाउस जो आपने किसी को रहने के लिए दे दिया, एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है, वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती। देन उसके बाद इनकम फ्रॉम हायरिंग द एसएससीज गार्डन फॉर शूटिंग ऑफ ए फिल्म इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम। किसी को आपने अपनी गार्डन जो है, अपनी ज़मीन जो है वो शूटिंग के लिए दे दिया और उसके बदले में जो पैसा आ रहा है वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम हमारी नहीं होती। अब बात कर लेते हैं पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम की। पार्ट ऐसी कुछ एग्रीकल्चरल इनकम जिसका कुछ हिस्सा हमारी एग्रीकल्चरल इनकम में ट्रांसफर होता है, कुछ हिस्सा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ शुगर मिल्स। प्रॉफिट ऑफ शुगर मिल्स एंड अदर इंडस्ट्रीज। शुगर मिल्स, जितना भी प्रॉफिट शुगर मिल्स को और दूसरे इंडस्ट्रीज को इसमें होता है वो सारा का सारा हमारी पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम में आता है। ठीक है, ये साल दर साल इसके प्रोविजंस बनते रहते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितना एग्रीकल्चरल इनकम में रखना है और कितना नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में। देन उसके बाद इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ ए रबड़। रबड़ के प्रोडक्शन में 65% जो होती है, जो भी टोटल रेवेन्यू है, जो भी रबड़ के प्रोडक्शन से जो आपको इनकम हो रही है उसमें 65% तक तो जो एग्रीकल्चरल इनकम की जाती है, 35% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कंसीडर की जाती है। ये मान के चलिए कि जो भी आपका रबड़ का प्रोडक्शन करोगे या फिर जो भी करोगे रबड़ की खेती वगैरह, जो भी प्रोडक्शन, उस पर 35% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है ना। इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ ए कॉफी। कॉफी का प्रोडक्शन कर रहे हो, रूल 7B क्लॉज 1, सेल ऑफ कॉफी ग्रोन और क्योर्ड बाय द सेलर इन इंडिया। अगर कॉफ़ी जो है वो उगाई जा रही है, उसकी खेती बाड़ी की जा रही है इंडिया में और इंडिया के बंदे के थ्रू की जा रही है, तो उसमें 75% एग्रीकल्चरल इनकम कंसीडर की जाएगी और 25% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हमारी कंसीडर की जाएगी। ठीक है ना। 65% किसके केस में, रबड़ के केस में एग्रीकल्चरल इनकम और 35% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। कॉफ़ी के केस में 75% एग्रीकल्चरल इनकम और 25% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब रूल 7B क्लॉज 1A, सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया विदाउट मिक्सिंग चिकोरी और अदर फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स, बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो उगाई गई। ठीक है ना। उसमें 60% ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो कंसीडर की जाएगी और 40% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है ना। अगर कॉफ़ी जो है वो उगाई गई, क्योर की गई, रोस्ट की गई, सारी प्रोसेसिंग कॉफ़ी की इंडिया में की गई, तो 60% एग्रीकल्चरल इनकम और 40% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है ना। इनकम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ टी, रूल 8, टी के केस में 60% एग्रीकल्चरल इनकम कंसीडर होती है, 40% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हमारी कंसीडर होती है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम और जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग तरीके की जो इनकम है वो डिसाइड करेंगे, वो डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हम विस्तार में चर्चा भी करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।